Assalamu alaikum. Welcome to Knowledge TV. This is me Fahim Ahmed, and in today's video we are going to discuss a very important topic of history of English literature, which is the Anglo-Saxon or the Old English period, which starts from 670 to 1100. So let's get started. एंग्लो सैक्सन पीरियड की जब हम बात करते हैं या ओल्ड इंग्लिश पीरियड की जब हम बात करते हैं इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, तो ये स्टार्ट होता है जी 670 से और 1100 तक। ये पीरियड जो है इसको कहा जाता है एंग्लो सैक्सन या ओल्ड इंग्लिश पीरियड। तो इस के इंट्रोडक्शन के हवाले से अगर हम बात करें तो ये जो एंजेलो और सैक्सन्स हैं, ये दो ट्राइब्स थे, दो कबीले थे जो कि स्वीडन और डेनमार्क की जो कोस्ट थी वहाँ पे रहते थे। और इनके जो यानी कि इनको कहा जाता है एंजेलो और सैक्सन्स को ना, जो ब्रिटिश हैं, इंग्लिश जो नस्ल है, अंग्रेज़ जो नस्ल है, उनके इंसेस्टर्स यानी आबाओ अजदाद भी कहा जाता है। और ये दो कबीले बड़े मशहूर थे, और इनकी शोहरत जो थी वो इनकी यानी कि बेखौफी की वजह से थी, इनकी मुहिम जोई की वजह से और इनकी बहादुरी की वजह से, जो कि इन्होंने यानी कि जो बाद में साबित भी हुई, जबकि जो रोमन एम्पायर थी जब उन्होंने इन कबीलों के ऊपर और इनके एरियाज़ जो कि इनके अंडर थे उनके ऊपर कब्ज़ा कर लिया, तो उसमें भी इन्होंने बहुत ज़्यादा बहादुरी का मुजाहरा किया और रोमन एम्पायर के ख़िलाफ़ जो कि ब्रिटिश कोस्ट थी इनकी, उस पे हमेशा खौफ व ख़तरा जो है उसको बरकरार रखा। जैसे बाकी जो कौमें होती हैं, वो यानी कि उस दौर में भी जो कौमें थीं वो अपने अपने हीरोज़ को अपने मज़हब के ऊपर और अपनी कौम की बहादुरी के ऊपर गाया करती थीं। तो इनके कबीले जो थे इनमें भी उस हवाले से गाने का रवाज था। और शुरू शुरू में जो इनका ये जो चीज़ें लिखते थे या गाते थे वो मुख्तलिफ़ त्योहारों के ऊपर, मुख्तलिफ़ जंगों के बारे में और गॉड के बारे में और अपने जो इनके इंसेस्ट्रल हीरोज़ यानी आबाओ अजदाद जो कि जिन्होंने कोई तारीख़ी कारनामे सर अंजाम दिए होते थे उनके हवाले से ये गाते थे। और कुछ इनके जो कबाइल के चीफ्स होते थे उनमें से कुछ ऐसे थे जो ख़ुद शायर थे और ख़ुद शायरी वगैरह लिखते थे, कुछ राइम्स वगैरह बनाते थे। और इनके ज़्यादातर जो सॉन्ग्स थे वो रिलीजन के ऊपर, वॉर्स के ऊपर, ठीक है, एग्रीकल्चर के ऊपर जो कि लिखे जाते थे। इंग्लिश पोइट्री जो कि शुरू हुई थी वहाँ से। तो शुरू में इसको जो यहाँ पे ये कबाइल रहते थे वहाँ पे उसको कहा जाता था इंगल लैंड। दो अलग अलग वर्ड्स थे बाद में जिनको कंबाइन करके इंग्लैंड बना दिया गया, जबकि इनको तब इंगल लैंड कहा जाता था जबकि ये रोमन प्रोविंस के अंडर थे। तो अब हम इस पे बात करते हैं कि इनकी जो पोइट्री थी और प्रोज़ थी या जो इनका जो लिटरेचर था उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें शामिल थी। तो इनका ज़्यादातर लिटरेचर जो था वो तो लॉस्ट हो गया, ज़ाया हो गया या उसके बारे में कुछ ज़्यादा बाद में जो है वो उसके बारे में फाउंड ना हो सका। लेकिन कुछ फ्रैगमेंट्स थे जो इसके बाकी रह गए। मिसाल के तौर पर विट्सित इनके इसको डिस्क्राइब करते हुए जो इनकी कॉन्टिनेंटल कोर्ट्स हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि बरआज़मी जो कोर्ट्स बनी हुई थी, उनमें इमेजिनेशन में वो विज़िट करते हैं उनको, ठीक है, बाय अ फार वॉन्डरिंग पोएट, यानी कि एक बहुत दूर दराज कोई घूमता हुआ शायर है और वो उनको विज़िट करता है, तो इस हवाले से इनकी कुछ लिखा हुआ लिटरेचर है। या वाइल्ड हेयर हमें बताता है, टेल्स हाउ वाल्टर ऑफ एक्विंटेन जो हैं विथस्टूड अ होस्ट ऑफ फोज इन द पासेस ऑफ वॉयजेस, यानी कि जब वो अपने सफ़रों पे रवाना होते थे तो किस तरह से वो दुश्मनों का सामना करते थे। इनको जो है वो स्प्लेंडेड फ्रैगमेंट्स भी कहा जा सकता है। इसके अलावा एक और है जी द फाइट एट फाइंसबर्ग। तो इसके अंदर भी इसी तरह के सेम जो है वो थीम दिए गए, यानी कि फियरफुल ऑड्स के ख़िलाफ़ जो है वो बैटल उसको ज़ाहिर किया गया। और एक और है कंप्लेंट ऑफ डियोर, ठीक है, उसके अंदर भी एक डिसअपॉइंटमेंट शो की गई किसी लवर की। तो इस तरह के कुछ थीम्स थे इनकी पोइट्री के। और उस दौर का एंग्लो सैक्सन पीरियड का सबसे इम्पोर्टेंट जो एक पोएम है उसका टाइटल है जी बेओवुल्फ। बेओवुल्फ जो है ये एक कहानी है जी, एक एडवेंचरस जो बंदा था, एक बड़ा ही मुहिमजो किस्म का बंदा था जिसका नाम बेओवुल्फ था। और इसको हीरो भी समझा जाता था कि जो जिसको ख़ास तौर पे जाना जाता है जी स्लेयर ऑफ मॉन्स्टर्स,
यानी कि बलाओं और जो डेमन्स और इस तरह की चीज़ें होती थी, इनको कत्ल करने वाला या इनका कातिल के तौर पे इसको जाना जाता था। और इसके जो इंसिडेंट्स हैं मुख्तलिफ, वो इसके अंदर बयान किए गए हैं। बाकी इसके अलावा भी हज़ारों जो है वो सौ की तादाद में स्टोरीज़ बयान की गई इस चीज़ के बारे में, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग हैं इसके वॉयजेस के हवाले से, बेओवुल्फ के हवाले से। और बाकी जो इसके बाद जो रोमांसेस वगैरह पे जो चीज़ें लिखी गई, तो उसमें हर तरह के मतलब वहाँ पे रेफरेंसेस मिलते हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के एल्यूजन्स यानी हवाले मिलते हैं बहुत सारे ग्रेट इवेंट्स के। और इसके अलावा इसके जो लिटरेचर में शामिल थे एंजेलो सैक्सन्स के, उसमें फॉर्च्यून्स ऑफ द किंग्स यानी बादशाहों की किस्मतों के ऊपर लिखा गया, कौमों के हवाले से, कौमों के उरूज व ज़वाल के ऊपर लिखा गया। तो यहाँ पे काफ़ी सारा जो है वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इस चीज़ से हमें मिलता है। बाद में जो इनके जो एंजेलो सैक्सन्स दो कबीले थे, इनमें क्रिश्चियनिटी ने जन्म लिया, क्रिश्चियन रिलीजन की तरफ ये राग़िब हुए। और उसके बाद जो इनके शायर थे, उन्होंने रिलीजियस थीम्स को अपने सब्जेक्ट मैटर बनाया पोइट्री का। और इनका जो मेजर पोर्शन है एंजेलो सैक्सन्स की पोइट्री का, वो रिलीजन है, यानी रिलीजियस चीज़ें इन्होंने लिखी। और इस दौर के जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो दो पोइट्स थे एंजेलो सैक्सन पीरियड्स के, उनमें साइडमॉन और साइन वुल्फ, इनके दो जो है ये बड़े मशहूर पोइट्स थे। साइडमॉन जो था, उसने क्या किया कि एक सीरीज़ में बहुत सारी जो स्टोरीज़ थी इंसान की किस्मत के हवाले से, फेट ऑफ मैन के हवाले से, उसके ऊपर गाया। और इंसान की जो क्रिएशन थी वहाँ से लेके इंसान के फॉल के ऊपर रिडेम्पशन, यानी रिडेम्पशन कहते हैं तलाफ़ी करना किसी चीज़ की, एंड लास्ट जजमेंट, और इन सारी चीज़ों के ऊपर इसने लिखा। और एक काफ़ी बड़े फ्रेमवर्क में इसने चीज़ें की, जो कि जिनको हिस्ट्री की किताब में या स्क्रिप्चर ऑफ हिस्ट्री में जो हमें मिलती हैं। साइन वुल्फ्स की सबसे इम्पोर्टेंट जो पोएम है वो क्राइस्ट है, ठीक है, जो कि एक मीट्रिकल नैरेटिव है। और जिसमें कि बहुत सारे इवेंट्स मौजूद हैं। क्राइस्ट की मिनिस्ट्री जो थी अपॉन अर्थ, यानी ज़मीन के ऊपर जो उनको फरीज़ा था उसके हवाले से। और उनका जो है वो जब उनकी वापसी के हवाले से कि जजमेंट पे जब वो वापस आएंगे, तो इसमें भी उसको भी काफ़ी ज़्यादा, यानी कि बड़े एहसन अंदाज में, बड़े अच्छे अंदाज से इस चीज़ को भी डील किया गया। एंजेलो सैक्सन्स पोइट्री जो है ये भी काफ़ी मुख्तलिफ है। बाकी जो इसके बाद पीरियड्स आए, मिडल इंग्लिश पीरियड या एंग्लो नॉर्मन पीरियड भी जिसे कहा जाता है, उससे काफ़ी मुख्तलिफ है। और ये जो शायरी है ये ज़्यादातर जो है वो पुरानी जो दुनिया थी उसकी रवायात से मुतालिक है, और एक डिफरेंट किस्म का टेम्परामेंट शो करती है, और एक मुख्तलिफ लोगों के रहन सहन के तरीके शो करती है। और इसके अंदर हमें इन्फ्लुएंस नज़र आता है विंड का, स्टॉर्म का, यानी तूफ़ानों का, हवाओं का। और इनकी जो शायरी है उसमें काफ़ी वो स्टर्न, यानी काफ़ी सख्त किस्म की और काफ़ी पैशनेट और जोश व जज्बे वाले लोगों की नज़र आती है। और जिसका प्राइमल थिंग्स ऑफ लाइफ से उनका ताल्लुक़ है, यानी कि जो बिल्कुल ना पुरानी और कदीम तर्ज ज़िंदगी से मुताल्लिक़ है। मूडी चीज़ें इसमें शो की गई हैं, उदासी को दिखाया गया है, तेज़ी को दिखाया गया है, ठीक है। ये सारे इनके दौर की पोइट्री के थीम्स हैं। और इसमें जो है वो एंड्योरेंस बहुत ज़्यादा दिखाई गई है, इसमें फाइडेलिटी यानी ईमानदारी बहुत ज़्यादा दिखाई गई है। तो ये सारे इनके पोइट्री के आप कह सकते हैं मेरिट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप इनकी पोइट्री के कह सकते हैं। इसके अलावा एंजेलो सैक्सन्स पीरियड जो है इसको ये भी समझा जाता है कि इससे इंग्लिश के अंदर जो प्रोज़ राइटिंग का, नसर लिखने का जो रवाज है वो भी इसी दौर से शुरू हुआ। और बहुत सारी क्रॉनिकल्स लिखी गई, यानी तरतीबवार जो कि कहानियाँ लिखी जाती हैं, जो कि बादशाह जो एल्फ्रेड थे, किंग एल्फ्रेड द ग्रेट जो थे, उनसे शुरू हुई। और एल्फ्रेड्स की बहुत सारी ट्रांसलेशंस हैं जो कि लातीनी ज़बान से, लैटिन लैंग्वेज से, जिनको ट्रांसलेट किया गया और प्रोज़ की शक्ल में जो अवेलेबल हैं, और उनको इस्टेब्लिश किया गया, और जिसमें काफ़ी सारी चीज़ों को इन्होंने डिस्क्राइब किया। ताहम इनका जो पोइट्री के बरक्स, जबकि इनका जो प्रोज़ है वहाँ पे उसमें ब्रेक नज़र नहीं आता। पोइट्री में बाद में दूसरे पीरियड में आने तक के ब्रेक आया, लेकिन प्रोज़ जो था वो उसमें कोई ब्रेक ना आया, वो लिखा जाता रहा एंजेलो सैक्सन्स पीरियड से मिडल इंग्लिश पीरियड तक। और इसके बाद के जो इवेंट्स हैं वो इंग्लैंड के हवाले से, वो भी कंटिन्यूएशन उनमें रही, यानी जारी व सारी रहे।
एंजेलो सैक्सन के जो प्रोज थे। इसके बाद इसमें जो है वो एक जो टेंडेंसी थी, एक नया रुझान था एंग्लो सैक्सन प्रोज के अंदर, वो था जी के ऑब्जर्वेंस ऑफ द रूल्स ऑफ ऑर्डिनरी स्पीच। आम जो के रूल्स थे उन सारों को ऑब्जर्व किया जाना, और इसी वजह से कोई भी बंदा इस चीज़ के ऊपर यानी कि कोशिश करता था कि वो जो है वो एंजेलो सैक्सन्स के जो वर्स लिखे हुए थे उनको पढ़ सके, तो वो यानी कि उसके लिए इजी था कि वो उन चीज़ों को समझ सके। बाकी जो प्रोज लिखा गया उसकी निस्बत ये बड़ा आसान सा और सिंपल सा प्रोज था। तो इनकी राइटिंग का एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी था कि ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में और आसान सी चीज़ें जो है वो लिखते थे। और इनकी जो प्रोज की सक्सेस थी, और जो मेनली जो प्रोज ज़्यादातर लिखा गया वो भी उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस थी। और इसके जो दो बड़े पायनर्स थे, बड़े राइटर्स प्रोज के आप जिनको कहें इंग्लिश प्रोज के, जो कि स्टार्ट के थे, तो उनमें एक अल्फ्रेड द ग्रेट थे, अल्फ्रेड द ग्रेट, और एक द ग्लोरियस किंग ऑफ वेजेक्स, जिन्होंने बहुत सारे लैटिन जो क्रॉनिकल्स थे उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। और एक जो थे इनके एल्फ्रिक, एक प्रीस्ट थे, पादरी थे, जिन्होंने बहुत सारे सरमन्स लिखे, बहुत सारे खुतबात लिखे, ठीक है, पोइटिक प्रोज के अंदर। अब हम बात करते हैं एंजेलो सैक्सन्स की हिस्ट्री के बारे में, कि कहाँ से और कैसे ये लोग आए और कैसे इन्होंने यहाँ पे अपना जो है इंग्लैंड को अपना मस्कन बनाया। तो एंजल्स और सैक्सन्स जो थे, पहली दफ़ा वो इंग्लैंड के अंदर 15वीं सदी के दरवस्त में यानी कि यहाँ पर आए, और फिर तकरीबन 670 एडी तक इन्होंने उस ज़मीन को तकरीबन कब्ज़ा कर लिया, वहाँ पे मुकम्मल तौर पे उसको एक पूरे मुल्क के ऊपर। और जबकि रोमन्स जो थे वो फातहीन बन के आते थे, कंकर करते थे, फतह करते थे जगहों को, और उनके ऊपर अपनी ऑक्यूपेशन बरकरार रखते थे। जबकि ये जो ट्राइब्स थे ये वहाँ पे सेटल हुए इंग्लैंड के अंदर, और उन्हें अपना परमानेंट होम बना लिया। और इसके अलावा इसी वजह से आज तक जितनी भी जनरेशन्स हैं ब्रिटियंस की, तो उसमें इनको उनका इंसेस्टर्स कहा जाता है, एंजिलो सैक्सन्स को। और एंजिलो सैक्सन जो किंग्स थे, जिनमें के अल्फ्रेड द ग्रेट भी हैं, वो बहुत ज़्यादा उनको यानी कि मशहूर भी हैं, जिन्होंने यानी कि 1066 आप कह लें या 1066 तक जिन्होंने अपनी हुकूमत बरकरार रखी। और जब हैरल्ड जो थे, जो कि आखिरी किंग थे, सैक्सन सैक्सन किंग, जिनको लास्ट सैक्सन किंग भी कहा जाता है, उनको जब शिकस्त खानी पड़ी, वॉर ऑफ हेस्टिंग एक बड़ी मशहूर एक जंग है, विलियम द कंकरर ऑफ नॉर्मैंडी, फ्रांस के ये कोई कंकरर थे, विलियम द कंकरर। तो इनसे इनको यानी कि जब शिकस्त हुई, तब तक इनका ये जो पीरियड था, ये जो दौर था, या ये जो इनका एरा था, वो बरकरार रहा। और एंजेलो सैक्सन या ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो है वो यानी कि जो फैला हुआ है वो रफली 670 एडी से लेके 1100 एडी तक वो ये पीरियड जो है। जैसा कि पहले भी इस बात को क्लियर किया गया कि हर एक कौम जो जिस जगह पर रहती है और उनकी जो कंडीशंस होती हैं, लिविंग कंडीशंस होती हैं, उसी के मुताबिक उनका जो है वो लिटरेचर होता है, क्योंकि लिटरेचर ही उनको रिफ्लेक्ट करता है। तो इसी तरह जो कि इंग्लिश नेशन है, तो उसका लिटरेचर और उस पीरियड का जो लिटरेचर है वो इनको रिफ्लेक्ट करता है। और एंजल्स और सैक्सन्स जो थे, जब ये इकट्ठे हुए, तो इनके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी भी थी, कुछ ट्रेट्स ऐसे भी थे जो कि अपोजिंग थे, एक दूसरे से मुख्तलिफ थे, एक दूसरे से डिफरेंट थे। उनमें स्वेजरी थी इनके अंदर, यानी वहशियत बहुत ज़्यादा थी, सेंटिमेंटल थे, जज्बाती किस्म के, रफ़ तरीके से रफ़ लिविंग थी, रफ़ रहते थे, काफ़ी डीप फीलिंग्स इनके अंदर थी। बहरहाल इसके अलावा इनके अंदर स्प्लेंडेड करेज थी, बहुत ही शानदार किस्म का जोशो वलवला, हौसला आप कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा उदासी भी इनके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक आप कह सकते हैं, जो कि इनकी सोचों की वजह से, जो कि अनआंसर्ड प्रॉब्लम ऑफ डेथ जो थे उसकी वजह से इनके अंदर उदासी भी बहुत ज़्यादा थी। तो इन्होंने जो ज़िंदगी जी वो क्या थी जी कि जो है वो एक्सटर्नली रिच थी, और इसके अलावा इंटरनली भी काफ़ी रिच लाइफ आप उसको कह सकते हैं। और ख़ास तौर पे बाद की जो ज़िंदगी है, तो उसके हवाले से जो कि इसी इसी की बुनियाद पे इन्होंने एक बहुत ही रिच लिटरेचर जो है उसको प्रोड्यूस किया। तो ये जो ब्रेव और फियरलेस किस्म के फाइटर्स थे, इनके अंदर
एक ना ख़त्म होने वाली एक जो है वो लव ऑफ अनटार्निश्ड ग्लोरी। अनटार्निश्ड ग्लोरी मीन्स कि ना ख़त्म होने वाली एक ग्लोरी जो थी उसके लिए इनके अंदर मोहब्बत थी। ये हमेशा से अजीम रहना चाहते थे और हमेशा की अजमत चाहते थे। इसके अलावा एक हैप्पी डोमेस्टिक लाइफ ये गुजारते थे, वर्च्यूज़ वाली ज़िंदगी आप कह सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसमें यानी कि उसी में अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते थे। इनकी ज़िंदगी के इनकी जो 5 जो बड़े इनके कह लें कि उसूल थे ज़िंदगी के या इन कबाइल की ज़िंदगी के, वो थे जी कि लव ऑफ पर्सनल फ्रीडम, यानी ज़ाती जो इनकी आज़ादी थी उसकी उससे बड़ी मोहब्बत करते थे। रिस्पॉन्सिवनेस टू नेचर, यानी नेचर के साथ बड़े रिस्पॉन्ड करते थे, बड़ा उसके साथ अपने आप को लिंक्ड रखते थे। तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट थी वो इनके हवाले से इनका रिलीजन है। चौथी चीज़ है जी लव फॉर वुमेनहुड, ख़वातीन की जो एक शख्सियत है उससे मोहब्बत करना। और पांचवी जो इनकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जी स्ट्रगल फॉर ग्लोरी, यानी अजमत के लिए अपने आप को मनवाने के लिए दुनिया में, उसके लिए हमेशा ये स्ट्रगल जारी रखते थे। तो ये जो 5 प्रिंसिपल्स थे ये इनके लिटरेचर के अंदर भी नज़र आते हैं। और ये लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशंस से भी भरे हुए थे, एस्पिरेशंस मुतासिर भी काफ़ी होते थे और म्यूज़िक से और सॉन्ग से भी बड़ी मोहब्बत करते थे। तो जैसा कि अगर हम बेओवुल्फ पढ़ें तो वहाँ पे ये कुछ मेंशन्ड है, जैसे म्यूज़िक एंड सॉन्ग वेयर द हीरोज सेट द ग्ली वुड रंग अ सॉन्ग अप्रोज व्हेन हर्थोगार्स स्कोप गैव द हॉल गुड चेयर। तो एंग्लो सैक्सन जो लैंग्वेज है, ये आप कह सकते हैं कि ये एक ब्रांच है जी ग्रेट आर्यन और इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज। तो मुख्तलिफ फैमिलीज ऑफ लैंग्वेजेस हैं, तो ये इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज से इस लैंग्वेज का इंग्लिश का ताल्लुक है। और इसकी जो रूट्स हैं वो आप कह सकते हैं इसकी, यानी कि जिस तरह के फादर एंड मदर, फॉर गॉड एंड मैन एंड फॉर कॉमन नीड्स एंड कॉमन रिलेशंस ऑफ लाइफ। तो इनको जब हम देखें तो ये संस्कृत से, ईरानियन लैंग्वेज से, ग्रीक लैंग्वेज से और लैटिन लैंग्वेज से इनकी रूट्स जो है वो मिलती हैं। और इसको आप कह सकते हैं कि ये बड़ी जो है विगरस किस्म के, जुरतमंद किस्म के जो एक एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज है, जिसने के बाद में मॉडर्न इंग्लिश जो है उसकी बुनियाद रखी। और इससे इससे यानी कि जो मॉडर्न इंग्लिश है इसकी बुनियाद यहाँ से शुरू होती है। तो जो स्टार्ट हुआ इंग्लिश लिटरेचर का या इंग्लिश लिटरेचर से मुतालिक जितनी भी चीज़ें थी, कहाँ से और कैसे स्टार्ट हुआ, इनकी हिस्ट्री जितने बेहतर अंदाज में मैं बयान कर सकता था उतनी मैंने कोशिश की। आई होप कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे सब्जेक्ट मैटर के हवाले से, टॉपिक के हवाले से। इसके बाद नेक्स्ट जो एंग्लो नॉर्मन पीरियड या मिडिल इंग्लिश पीरियड को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, वीडियो को फुल वॉच करें और अपने दोस्तों के साथ लिंक शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से फ़ायदा हो और हमारे चैनल को भी ग्रो करने में हेल्प करें। आप लोगों का वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए फ़हीम अहमद की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।